गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर्स नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम लोग ज्ञान के तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संदर्भित ज्ञान और लिखित ज्ञान के बारे में प्रारंभ किया था। तो हमने उसमें संदर्भित ज्ञान को प्रारंभ किया था कि संदर्भित ज्ञान क्या है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संदर्भित ज्ञान क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि संदर्भित ज्ञान, चूंकि यह एक परिचयात्मक ज्ञान है, संदर्भित कहो या परिचयात्मक कहो, क्योंकि इसके माध्यम से बालक किसी भी तथ्य सूचना का परिचय प्राप्त करता है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसीलिए यह एक कहा जाए कि संदर्भित ज्ञान का शिक्षा में बहुत अधिक महत्व पाया जाता है। इसीलिए अब हम इसका देखेंगे शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, ठीक है। संदर्भित ज्ञान का शैक्षिक महत्व 100% देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह परिचयात्मक ज्ञान है। परिचय जितना बालक प्रत्यक्ष रूप से कहो या जिसका एकदम स्पष्ट हो, संपूर्ण परिचय हो, तो वो चीजें बालक बहुत जल्दी शीघ्रता से उसे समझ में आ जाती है। आप बालक को एप्पल एप्पल करते रहेंगे, वो एप्पल एप्पल बोल देगा, पर हर चीज को वो एप्पल काउंट कर लेगा। लेकिन जब उसके सामने एप्पल रखा जाएगा कि ये एप्पल है, तब वो उसे समझ पाएगा कि ये एप्पल है। फिर बाद में गोल दिखने वाली चीजों में सिमिलरिटी को, मतलब वो उनको एप्पल के रूप में नहीं बोलेगा। निश्चित है कि जैसे दो बॉलों में बिल्कुल सिमिलरिटी है, एक कड़क बॉल होती है, एक सॉफ्ट बॉल होती है। अब बालक दोनों के लिए दोनों बॉल है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, आप कितना भी बोल दो बालक नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब उसके हाथ में वो चीज आएगी, उसका प्रत्यक्ष परिचय जब वो प्राप्त करेगा, तब उसे वह चीज शीघ्रता से समझ में आएगी। जब एक शिशु जब इन दो चीजों में आसानी से अंतर कर लेता है, जब सामने होने पर धीरे धीरे उसका अनुभव होता है, तो उससे वो सीख लेता है। तो निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो परिचयात्मक ज्ञान है या संदर्भात्मक ज्ञान है, ये बालक के शिक्षा के उसको पॉइंट से देखकर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इससे सबसे पहला इसके शैक्षिक महत्व जो है शैक्षिक उपयोगिता, शैक्षिक उपयोगिता महत्व नहीं। शैक्षिक उपयोगिता, सबसे पहले इसकी शैक्षिक उपयोगिता है शिक्षण विधियों का आधार। शिक्षण विधियों का आधार, ठीक है। शिक्षण विधियों का आधार निश्चित है कि परिचयात्मक ज्ञान जो है या संदर्भात्मक ज्ञान जो है, वो एक शिक्षण विधि का आधार होता है। क्योंकि हमें किसी चीज का परिचय बालक को कराना है, तो हम उसी के अनुकूल हम शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। हमें पता है कि एप्पल और बॉल के बीच में अंतर करना है, सॉफ्ट बॉल और कड़क बॉल के बीच में अंतर करना है, तो हम प्रत्येक बालक के सामने वस्तु को रखेंगे, बालक स्वयं उन चीज को देखकर समझ लेगा। हमें पता है कि हम जैसे गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बालक को बताना चाहते हैं। हम गए, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये सब चीजें बालक सुनते सुनते बोर हो जाएगा। उसको अगर हमने कहानी के रूप में बनाई कि भाई गुजरात के पोरबंदर नामक एक स्थान था, वहां पर एक बालक का जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में उसका जन्म हुआ। वो मतलब हम एक इस तरह से उसकी कहानी बनाकर और बालक के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो बालक, क्योंकि कहानी सुनना बालक की रुचि का क्षेत्र है, तो वो उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। और जब वो कहानी को बहुत ध्यान से सुनेगा, तो जो चीज आप समझाना चाह रहे हो बालक बहुत आसानी से समझ जाएगा। अर्थात कि ये जो संदर्भात्मक ज्ञान है, वो शिक्षण विधियों को आधार प्रदान करने का बहुत बड़ा माध्यम है या बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि इसके माध्यम से, क्योंकि विषय वस्तु कैसी है, बालक को किस तरह से उसे समझाना है, किस
स्थायी ज्ञान। अब बालक को निश्चित है कि इसमें स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कहा कि एप्पल और बॉल ऐसे सॉफ्ट बॉल और हार्ड बॉल ऐसी होती है, तो बालक अपने आप उसे देखेगा और उसको समझ में आएगा कि ये हार्ड बॉल कैसी होती है, सॉफ्ट बॉल कैसी होती है, क्योंकि उसका एक तरह से कहा जाए कि जो समझेगा कि हार्ड बॉल को फेंकेंगे तो वो टक 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 की आवाज करते हुए दूर तक जाएगी, और सॉफ्ट बॉल है वो ज्यादा दूर तक उछल के नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा उछल कर नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब वो आवाज करेगी, ये आवाज नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बालक इस चीज को, जब उसे जोर से आवाज करनी होगी, जोर से खेलना होगा, मतलब दूर तक फेंकनी होगी बॉल, तो वो हार्ड बॉल को यूज करेगा। तो यानी कि वो चीज उसके स्थायी ज्ञान में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि जो परिचयात्मक ज्ञान, चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव इसके आधार पर बालक को प्राप्त हो, और जो जहां पर बालक स्वयं कार्य करने के उसके अवसर मिलते हैं, प्रत्यक्ष देखने समझने स्वयं के स्तर पर समझने का अवसर उसे मिलता है, तो वो ज्ञान निश्चित रूप से स्थायी होता है। इसीलिए संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता है कि जहां हम बालक के स्थायी ज्ञान के उद्देश्य से कोई सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हमें वहां पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए या हम करते हैं। अगली बात आती है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। निश्चित है कि यह एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके माध्यम से जब भी बालक को कुछ बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, बालक को परिचय प्रदान प्राप्त करने का पूर्ण अवसर पड़ता है, तो ये चीज एक इफेक्टिव टीचिंग के रूप में सामने आती है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी प्रभावशीलता का होना बहुत जरूरी है। जहाँ वो प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, वो ऑटोमेटिकली टीचिंग को कहना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक और प्रभावी बना पाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि जब हम इसकी जो संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से हम बात करते हैं, तो इसे हम एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली बात आती है रुचिपूर्ण अधिगम। रुचिपूर्ण अधिगम, क्योंकि इसमें बालक के लिए बहुत सारी चीजें या तो प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, प्रत्यक्ष किसी स्थान पर जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करने का हमें अवसर मिलता है, तो ये निश्चित है कि बालक के लिए रोचक स्थिति होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि चित्तौड़ का किला ऐसा बना हुआ है, ये है, उसमें ये विशेष, जैसे देलवाड़ा मंदिर, देलवाड़ा मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत उसकी जो उसमें कारीगरी की गई है वो बहुत ही सुंदर है, वो अतिथि है, उसे देखने लायक, हमने बहुत सारी बातें समझी। लेकिन जब हम बालक को वहां पर लेकर गए तो बालक ने उसे प्रत्यक्ष देखा, उस चीज को अनुभव किया, तो वो चीज उसके लिए एक रुचि, इंटरेस्टिंग लर्निंग का कारण बन जाती है, क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है। पहली चीज तो घूमने का घूमना हो जाता बच्चे का, और दूसरा हर चीज को खुद आंखों से देखना, क्योंकि ये बात निश्चित है कि जब किसी चीज को अचानक कोई सुंदर और अच्छी सी चीज आप देखते हैं तो आप एकदम उसको बहुत उत्सुकता से उसे देखते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखते हैं, और उसमें आपका, अगर आपको उसमें कुछ और भी आकर्षक लगता है तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उस वस्तु को उलट पलट के देखते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ बड़ी सुंदर लगी। अब बातों से हमने कहा कि देलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर है, एशिया विश्व में बहुत, एशिया में तो बहुत है, विश्व में तो प्रसिद्ध मंदिर है। हमने जब इस तरह की बात करी तो बालक को लगा कि यार क्या है, होना चाहिए, चित्रों में देखा तो चित्र में भी लग तो रहा है अच्छा, पर इंटरेस्ट लगा है, हाँ ठीक है अच्छा है, लेकिन जब वो वहां जाके उसको देख रहा है तब उसमें एक अलग इंटरेस्ट होता है, एक अलग जोश होता है, एक अलग ही उसको मजा आता है। तो ऐसे में एक जो
संदर्भात्मक ज्ञान है वो एक इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, एक रुचिकर अधिगम के लिए वह बहुत अच्छा साधन माना जा सकता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार, ठीक है ना, आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार, यानी कि यह जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाली शिक्षण विधि या इस संदर्भात्मक ज्ञान को माना जाता है। क्योंकि आधुनिक समय में यह है कि बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग टीचिंग की बात की जाती है। अच्छा, ये बात ये देखा जाए कि उसमें बालक को क्या चीज की प्रत्यक्ष अनुभव जिसमें हो उसके अनुकाल बालक को अधिगम की बात की जाती है। खेल के माध्यम से बालक को शिक्षण कराया जाए, इस बात पर बात की जाती है। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कहती है, मॉडर्न मेथड्स क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका स्वरूप निर्मित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात कि इसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस व्यवस्था का अनुसार हम बहुत इजीली किसी भी विषय वस्तु को, क्योंकि तथ्यात्मक ज्ञान जो होता है, तथ्य वो होते हैं बालक, उसमें तथ्यों की तुलना में बालक प्रत्यक्ष अनुभव या परिचय जब उसमें सामने होता है तो उससे वो जल्दी अधिगम करता है, जल्दी सीखता है। इसीलिए आज मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बालक को शिक्षा देते हैं तो वो निश्चित है कि बालक के लिए रुचिकर होगी, उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल होगी। इसीलिए जो संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। अगली इसकी उपयोगिता है वो है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास, बालक किसी भी चीज को देखेगा, जैसे हमने परसों एग्जाम्पल देखा था इन दो डस्टर्स का। हमने कहा कि हम एक काम, ये छोटा वाला हम कम काम में लेते हैं क्योंकि इसमें पूरा बोर्ड ढंग से साफ नहीं होता, हम इसको ज्यादा काम में लेते हैं क्योंकि इससे बोर्ड अच्छे से साफ होता है। तो यहाँ पर अब ये तर्क की बात आ जाती है, तर्क करने वाले तर्क कर सकते हैं कि एक में अच्छा एक में नहीं अच्छा, कैसे हो सकता है, डस्टर दोनों एक जैसे बने हुए हैं, सेम मटेरियल उनमें यूज किया गया है, केवल साइज का ही फर्क है। तो साइज के फर्क होने से ऐसा क्यों होता है? फिर मटेरियल की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि मटेरियल कैसा है, इसका मटेरियल कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, वो किस तरह से यूज करने का तरीका क्या है। मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि दिमाग में बहुत सारे क्यों, क्या, कैसे, किस लिए जैसे प्रश्न खड़े करते हैं। यानी कि तर्क करके हम किसी चीज के नतीजे पर पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब जब तर्क करके हम किसी लक्ष्य तक या नतीजे तक पहुंचते हैं तो वो ज्ञान पहले तो रुचिकर होता है, दूसरा बहुत स्थायी ज्ञान हो पाता है। इसीलिए तर्क शक्ति के विकास के लिए भी ये कहा जाए कि डेवलपमेंट, जब तर्क शक्ति के विकास की भी जब बात की जाती है तो उसके लिए जो संदर्भात्मक ज्ञान है ये सभी अवसर उपलब्ध कराता है। क्योंकि बालक के सामने दो वस्तुएं, एक वस्तु है, जैसे उसने कहा कि हमने कहा कि देवड़ा मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर बना। अब बालक अपनी तार्किक बुद्धि के आधार पर उसकी खूबसूरती को नापने, समझने या तोड़ने का प्रयास करेगा। हम कहेंगे कि रणकपुर का मंदिर भी उससे ज्यादा सुंदर है, तो बालक इन दोनों चीजों को तुलना कर पाएगा। जब उसने दिलवाड़ा भी देखा है और फिर बाद में वो रणकपुर भी देखता है, तब वो उसकी तार्किक जो चिंतन है उसका विकास होता है कि दिलवाड़ा में ऐसा था, रणकपुर में ऐसा है, रणकपुर में ऐसा था, दिलवाड़ा में ऐसा। तो ये जो है बालक इस चीज को एक तर्क के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच पाता है। तो इसके लिए तार्किक चिंतन के विकास के लिए तर्क शक्ति के विकास में भी संदर्भात्मक ज्ञान जो है
इंद्रियों की क्षमता का विकास। क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव या संदर्भात्मक ज्ञान के अंतर्गत इंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेंस ऑर्गन की जो उसमें रोल है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है। इसीलिए जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या ये कहा जाए कि इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के विकास में ये कहा जाए कि उनकी क्षमता, क्योंकि हर ज्ञानेंद्रिय का, हर सेंस ऑर्गन का अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक फील्ड है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करता है। आंखों का सब्जेक्ट है देखना, तो आंखें केवल देखती है, आंखें सुनेगी नहीं। सुनने का कार्य कौन करेगा? कान करेगा। कहने का मतलब जिसका जो फील्ड है उसमें उसे और अधिक, जैसे हम कहते हैं कि निरीक्षण क्षमता का विकास करना। अब निरीक्षण क्षमता का विकास कहाँ से होगा? आंखों से होगा, क्योंकि बालक को निरीक्षण करना है आंखों से जब तक किसी चीज की गहराई हो। ऐसे होता है कि जैसे हम कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं तो अब उसमें कहीं कुछ गलत लिखा है। निरीक्षण क्षमता या आंखों की जो कहना चाहिए कि देखने की जो एक हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि गिद्ध की नजर होनी चाहिए, तो वो कब होगी? जब वो बार बार इस चीज को, किसी चीज को बहुत माइन्यूटली देखने की उसमें अभ्यास होगा, हर चीज की बहुत बारीकी से उसमें पढ़ने, देखने, समझने की, देखने की उसमें आदत होगी, तब ही वह ऐसा कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्ञानेंद्रियों की क्षमता का विकास करने में भी, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो वो हर कार्य उस चीज को बहुत गहराई से देखना, समझना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंस ऑर्गन्स की जो वर्क एफिशिएंसी उसमें बढ़ोतरी होगी। फिर शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता। शारीरिक व मानसिक क्रिया क्रियाशीलता निश्चित है, क्योंकि इसमें शारीरिक क्रिया सबसे पहले होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है, कहीं जाना है, खुद को कुछ करना है, यानी कि शारीरिक क्रिया पहले होगी। फिर फिजिकली, फिर बाद में मेंटली, क्योंकि जब आपने फिजिकली किसी काम को करना प्रारंभ किया तो फिर मेंटली एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें फिर मेंटली किसी भी एक्टिविटीज का या मस्तिष्क का, आपका ब्रेन का उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है, तो फिर वो एक्टिविटी नहीं कहलाती, वो केवल एक खाली एक ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। लेकिन जब आप फिजिकल के साथ में मेंटली एक्टिविटी को भी एक्टिव करते हैं, यानी तो ऐसे में, क्योंकि एक जब मानसिकता बालक की शारीरिक क्रिया के साथ में जब मानसिक गतिविधि का जुड़ाव होता है तो निश्चित है कि उस कार्य में सफलता या उसका गुणवत्ता में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि फिजिकली और मेंटल एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब भी प्रत्यक्ष कोई वस्तु आपके सामने आती तब आप उसके बारे में मानसिक क्रिया आपकी प्रारंभ होती है। आप उसको उठाकर देखते हो, पलट कर देखते हो, उसको खोल कर देखते हो। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो कोई गाड़ी आपने उसको लाकर दी तो वो उस पूरी गाड़ी को खोल देता है, उसकी एक एक चीज को देखता है कि बनी कैसे। तो ये क्या है? उसकी फिजिकल एक्सरसाइज है कि वो पूरी गाड़ी को खोल रहा है, फिर एक एक बोर्ड को, एक एक उसके पार्ट्स को बहुत अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है कैसा जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? उसकी मेंटल एक्टिविटी है, मेंटली एक्टिव है वो, वहां पर उसको कार्य कर रहा है, मानसिक क्रिया है उसकी क्रियाशील। तो कहने का मतलब अब उसको उस गाड़ी की जितनी भी क्रियाशीलता कार्य करने की प्रक्रिया है वो उसमें समझ में आती है कि ये दो पहिए किस तरह से आपस में, इनके दांते जो टीथ होते हैं वो आपस में, दांत जो होते हैं गाड़ी के दो चक्कों के बीच के, वो आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, तब वो कंटिन्यूशन में आगे आगे रोल करते चले जाते हैं, गाड़ी इससे मेरी आगे चलती है। अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो बालक इस चीज को बचपन में ही समझ लेता है। क्योंकि उसने फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से एक्टिविटी की है, उसने शारीरिक और मानसिक क्रिया का उपयोग किया है, और यही
इसमें शैक्षिक उपयोगिता संदर्भात्मक ज्ञान की है कि इसके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं को करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी चीज को वैज्ञानिक तरीके से देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्यों क्या कैसे। वर्तमान में आपने देखा होगा कि आपने जैसा कह दिया बच्चे उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने खड़े करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों करूं, किसके करूं, इससे क्या फायदा होगा, ये करने से मैं अगर ऐसा करता हूँ तो क्यों नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तब भी तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, मैं आप ही की तरह से क्यों करूँ, मेरे तरीके से भी तो कर सकता। ये सब क्या है, ये चीजें जो है बालक की एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण करती है कि किसी भी चीज को कह दिया गया परंपरागत रूप से जो हस्तांतरित हो गया उसको यथावत बच्चे नहीं स्वीकार करते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनकी साइंटिफिकली जो एटीट्यूड है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसी कारण से जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तो बालक तर्क करता है और फिर बाद में किसी वस्तु को, तथ्य को या सूचना को स्वीकार करता है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिकली एटीट्यूड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम संदर्भात्मक ज्ञान का इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में उपयोग करते हैं। अगली बात आती है संवेगात्मक स्थिरता। ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता, क्योंकि संवेगात्मक यहां पर आपको कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इमोशनल स्टेबिलिटी की बात जब आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता, तो यहाँ पर बालक क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव करता है, किसी चीज से परिचय प्राप्त करता है, तो निश्चित है कि उसमें एक तरह से संवेगों को नियंत्रित करना उसे आ जाता है। क्योंकि जैसे कार्य करते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं हो रहा, तो कई बार आपको जैसे होता है सबके साथ कि झुंझलाहट आ जाती है, फिर बाद में कि नहीं हमको कार्य पूरा करना है, हमको सक्सेस तक लेके जाना है, तो निश्चित हम अपनी उस झुंझलाहट को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे और फिर वापस उस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात आपकी संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल इसका माना जाता है, क्योंकि इसमें बालक को कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से एक्टिव रहने की जो प्रक्रिया है या एक्टिव बनाए रखती है। इसीलिए संवेगात्मक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास की जहां तक बात आती है तो यहाँ पर भी विद्यालयों में जब बच्चों को किसी भी प्रकार का कार्य या क्रिया करने को दी जाती है तो निश्चित है कि वो सामूहिक रूप से अधिक क्रियाएं दी जाती हैं। जब कोई कार्य सामूहिक रूप से करता है तो उस कार्य को करने में बच्चा ये देखता है कि दूसरे बच्चे उस कार्य को कैसे कर रहे हैं। दो बच्चे उस कार्य को कर रहे हैं तो आपस में किस तरह से वो लड़ नहीं रहे हैं, आपस में दोनों कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अर्थात कि जब ग्रुप में काम करना है तो हमें एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना है, तो ही उस कार्य को हम पूरा कर पाएंगे। अर्थात सोशली डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है तो ग्रुप के माध्यम से स्कूलों में जब कोई एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, तब बच्चा एक सोशल बिहेवियर को डेवलप करने का उसे पूरा अवसर मिलता है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां जैसे आपके स्पोर्ट्स में थे तो आप जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन जो बाहर दर्शक देखा में जो ऑडियंस के रूप में बैठे थे उन लोगों ने अपने सदन के स्टूडेंट्स को चीयर अप किया। तो ये भी एक तरह की सोशल
बिहेवियर के डेवलपमेंट का सोर्स है। क्योंकि जब ये हम भले ही खेलने वाला खेल रहा है, लेकिन उसके मोटिवेशन के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों ने उसका उत्साहवर्धन किया, उसके लिए क्लैपिंग करी, उसके नाम से उसको मोटिवेट करने के लिए उसका नाम बार बार पुकारा, तो उससे क्या हुआ, उसको जोश आया कि नहीं मुझे इसका को और अच्छे तरीके से खेलना है। तो ऐसे ही जब ग्रुप में काम करते हो तो एक जना कैसे काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसका तरीका सही है तो आपने उसको अपना लिया, और उसको आपको लगा कि उसका तरीके में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपने अपना सोल्यूशन डाला कि इसको अब अपन ऐसे कर लेते तो होगा, तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये चीज़ आराम से सीखी जा सकती है। अगली बात आती है यहाँ पर समायोजन क्षमता का विकास। ठीक है, समायोजन क्षमता का विकास, एडजस्टमेंट करना, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। तो शैक्षिक उपयोगिता की जहां बात आती है संदर्भात्मक ज्ञान की, तो हम इसी आधार पर कि एक शैक्षिक दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, अन्य से बहुत अधिक ज्यादा होती है, क्योंकि बालक को शिक्षा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की बात हम ये करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे लिखित ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, या उस प्रक्रिया का क्या उपयोग है, या किस तरह का वो होता है। आशा करती हूँ कि संदर्भात्मक ज्ञान से संबंधित बातें आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक होमवर्क करना है, प्रश्न करना है। संदर्भात्मक कॉन्टेक्सचुअल ज्ञान की, शैक्षिक नॉलेज की, शैक्षिक उपयोगिता, को समझाइए। ठीक है, संदर्भात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित